हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम शीतोष्ण जो हमारे चक्रवात हैं उनकी उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत हैं, मतलब मैंने आपको 5 सिद्धांतों के बारे में बताया हुआ था और उन 5 सिद्धांतों को समझाया हुआ था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शीतोष्ण चक्रवात। आज हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है शीतोष्ण चक्रवात। तो देखेंगे कि शीतोष्ण चक्रवात की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले शीतोष्ण चक्रवात को के बारे में समझते हैं कि ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझना है, तो यहाँ पर देखना, ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक है। तो अब शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं वो कर्क रेखा और मकर रेखा में कभी नहीं बनते। ये हमेशा कैसे होते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के कहां पर बनते हैं? बाहर बनते हैं, यहां पर बनेंगे, ठीक है, यहां पर। तो ये आपको बात समझनी है कि जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर नहीं बनते हैं, मतलब कर्क रेखा एवं मकर रेखा के क्षेत्र में नहीं बनते हैं। ये बनते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के कैसे ऊपर बनते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में बनते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब हमें पढ़ना है कि हम इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए देखते हैं जी। तो अब हम पढ़ते हैं कर्क रेखा शीतोष्ण चक्रवात की विशेषताएं, कि आखिर इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिखते चलूंगा, उसी के साथ आप समझते चलिएगा। तो सबसे पहले जो विशेषता होती है वह होती है कि इनका जो व्यास है, इस प्रकार के चक्रवातों का जो व्यास है वह 1600 किलोमीटर, 1600 से 3200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। कितना? 1600 से 3200 किलोमीटर। हाइट इनकी कितनी होती है, यानी ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई 6 से 8 किलोमीटर तक होती है। और जो एरिया है, मतलब यह है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करते हैं, मतलब 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मतलब बौने चक्रवात है, लेकिन बड़े चक्रवात है, मतलब बहुत बड़े चक्रवात है। इनका व्यास देखिए 1600 से 3200 किलोमीटर तक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े चक्रवात हैं। और 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई, यानी इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, इस कारण से इन्हें हम क्या कह सकते हैं? बौने चक्रवात कह सकते हैं। और इनका जो क्षेत्र होता है यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक होता है, ठीक है। फिर इसकी जो दूसरी विशेषता है जो वह है कि इन चक्रवातों का जब निर्माण होता है तो इनकी आकृति कैसी होती है? वी आकार की होती है। कैसी होती है? वी आकार की होती है। अब इसे आप समझना कि इसकी आकृति कैसे होती है वी आकार की। तो ये आपकी जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये यहाँ पर चक्रवात आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो ये पश्चिम पवनें आ रही है, ठीक है, ध्रुवीय पूर्व पवनें आ रही है यहाँ से, और यहाँ से कैसे जा रही है? आपकी पश्चिम पवनें जा रही है। तो देखना कि ये वाली जो पवनें हैं ये यहाँ से दब रही है, मतलब यहाँ पर ये क्या हो रही है? नीचे नीचे दब रही है, ठीक है। और ये वाली जो पवनें हैं ये यहाँ से ऊपर उठ रही है धरातल से। तो इनकी जो ऐसी आकृति हो जाती है, ठीक है, तो इसे हम वी आकार की आकृति कहते हैं। और इसका एक कारण और भी होता है कि इनकी वी आकार की आकृति इस कारण से होती है कि जैसे इन चक्रवातों में क्या होता है? समदाब रेखाएं पाई जाती हैं, मतलब समान दाब की रेखाएं पाई जाती हैं। तो वो ऐसी चलती हैं
ऐसी रहती हैं कि ऐसी ऐसी समान दाब की रेखाएं रहती हैं, तो इस कारण से इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, V आकार का होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं समदाब रेखाओं के कारक, ठीक है, समदाब रेखाओं के कारक, इनका आकार कैसा होता है, V आकार का होता है। अब जो इसकी तीसरी विशेषता होती है कि यह गैर विनाशकारी होते हैं। कैसे, गैर विनाशकारी। जब भी अब हम चक्रवातों को मतलब सोचते हैं या चक्रवातों की इमेज टाइप की अपने दिमाग में लाते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि बहुत बड़े चक्रवात आते होंगे, बहुत तेज हवाएं चलती होंगी उनमें, और बहुत ही ज्यादा तूफान आते होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह बहुत ही गैर विनाशकारी होते हैं, इनसे किसी भी प्रकार का विनाश नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी जो चौथी विशेषता है वह होती है कि इनमें तापीय विलोमता पाई जाती है। तापीय विलोमता, इसका क्या मतलब है, तो तापीय विलोमता का मतलब है कि मतलब आप जैसे ही जैसे सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, घटता है, लेकिन यहाँ पर तापीय विलोमता से मतलब है कि आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो इनमें तापीय विलोमता पाई जाती है, और आप जैसे ही ऊपर जाते हैं तो इनका तापमान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है पांचवी, वह होती है कि कम दाबांतर, कम दाब का क्षेत्र यहां पर पाया जाता है, मतलब कम दाब का क्षेत्र यहां पर पाया जाता है। और कम दाब का क्षेत्र यहां पर क्यों पाया जाता है, वह इसलिए कि यहां पर दो पवनें, जैसे यहां पर आप देखना, यहां से आपकी ध्रुवीय पूर्व पवनें आ रही हैं, ठीक है, और यहां से आपकी पछुआ पवनें जा रही हैं जी। तो यहाँ पर दो विपरीत गुणों वाली पवनें, या हम कह सकते हैं कि वायु राशियां आकर के मिलती है, तो इस कारण से यहाँ पर दाब बहुत ही कम पाया जाता है, मतलब बहुत ही कम, और 20 से 30 मिलीबार, ठीक है। तो यहाँ पर दाब कितना पाया जाता है, 20 से 30 मिलीबार पाया जाता है। फिर इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है कि यहाँ पर जो इसमें जो वायु चलती है, मतलब हवाएं जो चलती है, उनकी स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक होती है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से होती है, तो इनसे किसी भी प्रकार का विनाश नहीं होता है। फिर इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है कि यह महाद्वीप एवं महासागर, ठीक है, ये महाद्वीप एवं महासागर दोनों पर आते हैं, मतलब ये महाद्वीप पर भी आते हैं, ठीक है, और महासागरों पर भी आते हैं। तो यह इसकी 7वीं विशेषता हो गई, ठीक है। फिर इसकी जो 8वीं विशेषता है वो आपको याद रखनी है कि इन चक्रवातों के जो ऊपरी वायुमंडल में है, ठीक है, ऊपरी वायु मंडल में कौन सी हवा पाई जाती है, तो जेट स्ट्रीम पाई जाती है। कौन सी, जेट स्ट्रीम पाई जाती है, ठीक है। तो इनको इससे आप याद रखना कि इसके ऊपरी जो वायुमंडल में है वो कौन सी हवा पाई जाती है, जेट स्ट्रीम। जैसे यहाँ पर चक्रवात का यदि निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर आपकी ये जेट स्ट्रीम पाई जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जो अगली विशेषता देखनी है कि इसमें जो अगली विशेषता होती है कि इसमें एक मौसम एक क्रम में आता है, मौसम क्रम में आता है। मतलब क्या होता है कि इसमें मौसम एक क्रम में आता है, पहले जैसे संघनन होगा, ठीक है, फिर बादल आएंगे, ठीक है,
फिर बादल के बाद उनमें जो काले बादल होंगे वो बहुत बड़े स्तर पर वर्षा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना कि इसमें जो मौसम का क्रम होता है वो एक मौसम जो है वो एक क्रम में आता है, सिस्टमेटिक तरीका से आता है। इसके बाद हम अगली विशेषता देखते हैं जी। तो इसकी अब हम नेक्स्ट विशेषता देखते हैं कि नेक्स्ट विशेषता क्या होती है। तो इनका जो निर्माण होता है वह वाताग्र जनन की प्रक्रिया पर आधारित है। कैसे? वाताग्र जनन की प्रक्रिया, मतलब वाताग्र जनन की प्रक्रिया कि मतलब वाताग्र का निर्माण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से इन चक्रवातों का निर्माण होता है। अब यदि आपको वाताग्र जनन समझ में ना आया हो तो इसके पहले वाले लेक्चर में जस्ट मैंने उसे अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसे आराम से पढ़ करके समझ लेना, ठीक है। तो आपको वाताग्र जनन समझ में आ जाएगा। फिर इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वह है कि केंद्रीय भाग जो होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, जैसे चक्रवात का जैसे ये चक्रवात बन रहा है, ठीक है। तो ये जैसे चक्रवात बन रहा है तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहां पर क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। इस यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। फिर इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट विशेषता है वह है कि यह पछुआ पवनों द्वारा, पछुआ पवनों द्वारा विकसित होते हैं, मतलब पछुआ पवनों के द्वारा यह कैसे होते हैं, बनते हैं या विकसित होते हैं, ठीक है। और पछुआ पवनों के द्वारा यह विकसित होते हैं, ठीक है। और पछुआ पवनों के द्वारा यह विकसित होते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बहुत सारी बहुत विशेषताएं हैं जो शीतोष्ण चक्रवात के द्वारा निर्माण करती हैं, ठीक है। और यह हमारा शीतोष्ण चक्रवात का जो लेक्चर है वह यहीं पर समाप्त हो गया है। इसके बाद के अगले लेक्चर में हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, ठीक है। और वह शीतोष्ण चक्रवात से किस प्रकार भिन्न है, दोनों में कैसे कैसे अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर। साथ ही साथ विधान क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड लक।